अल्मोड़ा में आयोजित हुआ कल्याण का हिमालय देव आश्रम का वार्षिकोत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। 1100 कन्याओं का हुआ पूजन। डोल आश्रम में भी की पूजा। देहरादून के विकासनगर में अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। अब तक हटाई गई 26 मजारें। वन विभाग की भूमि पर बनाई गई थी मजारें। दुष्कर्म के आरोपी को देहरादून पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला ने मांगी थी लिफ्ट। युवक ने जंगल में दिया था वारदात को अंजाम। मौसम विभाग ने जारी किया 8 मई तक का पूर्वानुमान। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। तीर्थयात्रियों से मौसम को लेकर के सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्री कल्याण का हिमालय देवस्थानम न्यास के वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा पाठ भी किया और 1100 कन्याओं का पूजन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि डोल आश्रम शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्म के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि 4 धाम यात्रा की तर्ज पर मानस खंड यात्रा चलेगी। उसका एक पड़ाव डोल आश्रम भी होगा। पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया। इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानस खंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी। का एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीती रात महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की थी, जिस पर काशीपुर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव आखिर क्यों? यह बेहद दुख की बात है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम खराब हो चुका है। भाजपाइयों ने पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है और महिला पहलवानों पर जो अत्याचार हो रहा है, कड़े शब्दों में कांग्रेस उसकी निंदा करती है। महिला पहलवानों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की बदतमीजी जो उन लड़कियों के साथ हो रही है, हम उनके साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं। भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जो लड़कियों की लाज रखना नहीं जानती है। पुलिस ने कार्य किया है, ये उम्मीद से बाहर है, तो ये बहुत निंदा। हल्द्वानी में नहर कवरिंग का कार्य कछुए की गति से भी धीमा चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे नहर कवरिंग कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य में तेजी देखने को नहीं मिली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग का काम 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है। इसे 23 मई तक पूरा किए जाने की डेडलाइन है, लेकिन वो स्वयं ये बात मान रहे हैं कि तब तक नहर कवरिंग का काम पूरा होना असंभव है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक काम पूरा कर लिया जाएगा। पिडुल्ली के पास था। पिडुल्ली से पिछले साल हमें ये पैसा मिला, करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश के मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करेंगे वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने की हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम इसे चिनाई कार्य पूर्ण हो जाए तो स्लैब तो बाद में जल जा सकते हैं। तो उसके पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगा में अवैध खनन लगातार जारी है। प्रशासन के कई बार चेताने के बाद भी माफिया अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध खनन हो रहा है। माफिया सिर्फ खनन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि गंगा किनारे अतिक्रमण भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे आखिर इन माफियाओं को शह कौन दे रहा है? इतने संवेदनशील क्षेत्र में माफिया राज कैसे कर रहे हैं? आखिर गंगा पर अत्याचार कब बंद होगा? यहाँ पर खनन की माफियाओं का जो राज चल रहा है उस तरह देखने के लिए बड़ा दुख होता है। देखो, खनन माफिया इतने ज़्यादा लंबे पांव पसारे हैं कि उन्होंने खनन तो कर ही रहे हैं, लेकिन गंगा के किनारे मकान भी बनने शुरू हो गए हैं। कल के दिन गंगा बढ़ती है तो गंगा के लिए रास्ता तक नहीं है। खनन अधिकारी का लापता हो रखा है कि खनन अधिकारी है कहाँ, तभी भी किसी को दिखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ सो रहा जिला प्रशासन, कहाँ सो रहा सरकार? जिनका मास्टरमाइंड, जिनका गुरुजी खनन का बड़ा माफिया सरकार में, जो कि खनन की नीतियों को इस तरीके से बना रहे हैं कि अवैध खनन खुले रूप में आप देख रहे होंगे। चाहे वो मशीनें हो वो नदियों में लगाई हुई हैं, चाहे वो यहाँ के लोग जो डायरेक्ट चुंगान का काम कर रहे हैं, चाहे वो खच्चर मालिकों के माध्यम से, तमाम माध्यमों से खनन का काम चल रहा है। और इसमें शासन, प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। ऐसे ही कोई काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में विकासनगर में बड़ी संख्या में अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अगर अतिक्रमण पाया गया तो उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया कि अब तक 12 मजारें टिमली रेंज से और 14 मजारें चौहड़पुर रेंज से हटाई जा चुकी हैं। देहरादून में एक महिला को अनजान शख्स से लिफ्ट लेना भारी पड़ गया। दरअसल महिला चंडीगढ़ से देहरादून अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने आई थी। महिला ने बताया कि वो बाईपास से आईएसबीटी जा रही थी। उसी वक्त आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया, जिसके बाद उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की शिकायत महिला ने पुलिस से की है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को प्रदेश में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आपका खुशहालीपुर पड़ता है बिहारीगढ़, और उसमें ये था कि मैं टैक्सी वालों को सब आज भी जाना है, आज भी मिलेंगे तो आज भी। हल्द्वानी समेत आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरणे ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें। अगर गिरफ्तारियां होनी हैं तो तत्काल गिरफ्तार करें। इसके अलावा साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश दिए। जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में, जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले जब क्यों पेंडिंग है उसका भी देखा गया और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है। तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो साइबर सेल हमारा है उसमें बेहतर जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर साइबर के जो है खुलासे भी जल्द से जल्द कराने की जो है मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। एम्स ऋषिकेश में 2 दिवसीय Y20 समिट शुरू हो चुकी है। Y20 समिट में भाग लेने के लिए देश और विदेश के मेहमान पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में करीब 14 देशों से आए विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंत्री रेखा आर्य, परमार्थ मुनि चिदानंद, दयानंद दीप महाराज शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में 4 सेशन रखे गए, जिसमें भारत और विदेशों से आए युवाओं ने कई विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ पहले दिन कार्यक्रम खत्म होने पर सभी प्रतिभागियों को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती भी करवाई जाएगी और कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार से कुछ मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
ऋषिकेश में G20 के ही सब ग्रुप Y20 का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और आप जैसे कहेंगे कि हमारे पास करीब 13 से 14 कंट्री के लोग, जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सभी कंट्री के लोग हमारे पास में डेलीगेट्स आए हैं। और पूरे दिन का कार्यक्रम है। आज सुबह से कार्यक्रम जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और शाम को गंगा आरती के बाद में जो परमार्थ निकेतन में होने वाली है उसके साथ में खत्म होगा। वो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो यूएसए से आए हैं या यूके से आए हैं, तो उन्हें महसूस होगा कि वो भी उतने ही आगे हैं जितने बाकी लोग हैं। बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। बुद्ध पूर्णिमा लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इसी के तहत पूर्णिमा पर स्नान के लिए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश एक दिन के लिए बंद करा दिया। देहरादून में एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कई स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका है। लक्सर में एक नामी पत्रकार को सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। दरअसल आरोपी पत्रकार से ही उसकी प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त सब्सिडी से 1 लाख रुपए की रकम मांगी थी। रकम नहीं देने पर आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। इससे परेशान होकर युवक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पर पहले भी राशन डीलर को परेशान करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है अदालत में पत्रकार राम गोपाल के खिलाफ, ये आज कोई नई बात नहीं है। राम गोपाल के खिलाफ पहले भी मैंने 2020 में एक मुकदमा दर्ज कराया था एक्सटॉर्शन का। ये व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है लोगों को, और इसने और लोगों को छोड़िए, इसने पत्रकार लोगों को, प्रेस से जुड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने हमारे लक्सर के एक पत्रकार, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की, फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उससे 1 लाख की मांग करने शुरू कर दी। उसका मैंने माने नाले में मुकदमा दायर किया यहाँ कि ये अवैध अपराधी है, अवैध अपराधी है। ये बार बार एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी में इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके एनवीडब्ल्यू जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। देश भर में समलैंगिक विवाह के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसका असर लक्सर में भी देखने को मिला है, जहां लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने उप जिला मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष से समलैंगिकता के मुद्दे पर विचार मांगे गए थे, जिस पर उन्होंने असहमति जाहिर की। उनके मुताबिक इससे भारतीय संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसका विरोध उन्होंने ज्ञापन के जरिए किया। लैंगिकता का मामला है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी संबंध में हमारे से विचार मांगे गए थे। इसमें हमने एक मीटिंग बुलाई थी अधिवक्ताओं की। उसमें सबने यही मत रखा है कि ये मामला है समलैंगिकता वाला, ये हमारे संस्कृति के विरोध में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसे नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि हमारे इससे समाज में है, इसमें समाज में दुष्प्रभाव फैलेगा और ये सही नहीं है। तो यही विचार हुआ है कि इसका दुरुपयोग होगा, और इसका अगर विचार करना ही है तो संसद में होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। संसद में ही कानून बनता है, इसमें सभी की सहमति से ही और सही सबकी वो से ये हमने एसडीएम साहब को दिया है और ये हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया है। एसोसिएशन अक्सर के द्वारा
एक ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सरकार को संबोधित है आज दिया गया है। इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता से संबंधित वाद चल रहा है उसका समर्थन न करने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को नियमानुसार सक्षम स्तर पर उचित माध्यम से प्रेषित। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर के यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दूसरी बार यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया कि प्रत्येक दिन सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। इसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख मेरा सही में उनको उनके फैमिली को भी सलामत रखें और उनको तो खैर रखें ही। बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने सर्विस दी है और सारे मैनेजमेंट्स उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। धन्यवाद। देश में बदलते मौसम से सभी परेशान हो गए हैं। मौसम का बदलता मिजाज किसी को समझ नहीं आ रहा। हाल ही में उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव कामर में लगातार ओलावृष्टि हुई। इस वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि खड़ी फसल में आलू, मटर, गेहूं और सेव खुमानी आड़ू के जो फूल लगे हुए हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड डेयरी प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में दुग्ध उपार्जन बढ़ाए जाने को लेकर के एक समीक्षा बैठक हुई। डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय कुमार खेतवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ ये बैठक की। निदेशक संजय कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी यूनिट प्रभारियों और जनपदीय सहायक निदेशकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ कई दुग्ध संघ यूनिट के प्रमुखों को कड़ी फटकार भी लगाई और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। हमारे जितने दुग्ध संघ हैं और हमारा जो डेयरी विकास विभाग के अधिकारी हैं जिला स्तरीय और निदेशालय स्तर के, साथ ही फेडरेशन का, उन लोगों की एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें मुख्य बिंदु तो दुग्ध उपार्जन को लेके है। प्रदेश में सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायताएं दी जा रही है, प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। पशु चारे में, साइलेज में, भूसे में हम सब्सिडी दे रहे हैं। दुग्ध प्रोत्साहन भी काश्तकार को दिया जा रहा है। उसके बाद भी दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और जो हम अपेक्षा कर रहे थे ग्रोथ 10% ग्रोथ हो तो स्टैग्नेंट हो गई है, बल्कि कई जनपदों में हमारी नेगेटिव ग्रोथ भी हुई है। देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने चालीसा का पाठ किया। कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि भाजपा देवी देवताओं को लेकर के धर्म की राजनीति करती है। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ऐसे में तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करके गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे हैं। तो वह प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा है। आपको बता दें कि पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन में डिवाइड किया गया है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8 मई तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उधर 7 मई को प्रदेश भर में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना है। बारिश रुकने के बाद प्रदेश का तापमान बढ़ा है। चारधाम यात्रा के रास्ते पर सड़क बाधित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बाधित हो गया था। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों यात्रियों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन हेलंग के रास्ते पर हुए भारी भूस्खलन और बोल्डर को साफ कर दिया गया है और 14 घंटों के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया है। इसके बाद चारधाम यात्रियों ने राहत की सांस ली है और यात्रा शुरू की है। उत्तराखंड में बदलता हुआ मौसम चारधाम यात्रा को मुश्किल बना रहा है। पैदल यात्रा लोगों के लिए कठिन हो रही है, क्योंकि पैदल मार्ग पर 2 बार ग्लेशियर टूट गए हैं। इस वजह से हजारों पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना पड़ा। ग्लेशियर टूटने से 2 बार मार्ग बाधित रहा। बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे बाद खोला गया। तो वहीं प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि मौसम का हाल जानने के बाद ही यात्रा पर निकलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को एक बड़ी सौगात दी है। 127वीं इको टास्क फोर्स को 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिल प्रदान की गई हैं, जिसे सीएम धामी ने गढ़वाल राइफल्स के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने टास्क फोर्स के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बागवानी विभाग को भी धन्यवाद किया। इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफ़ेद दिखाई देते थे। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह हरियाली दिखाई देती है, उसका श्रेय जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। और क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिडेंटिंग पर यहाँ पर बुलाया गया, इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी। और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, जहाँ एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूँ। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।